हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमलेश नारायण और मैं आपको चैप्टर 17 NCERT 11 जो चैप्टर है दैट इज ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है उस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उसे समझ लिया जाए। जैसे इस आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर का नाम दिया है ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। तो ब्रीदिंग को हिंदी में हम कह पाते हैं सांस लेना, गैसेस एक्सचेंज तो दूसरा टर्म है। तो हम जब इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हम सांस लेना ही सिर्फ पढ़ेंगे, बट ऐसा है नहीं। इस ब्रीदिंग को समझने के लिए एक शब्द को और आपको समझना चाहिए। द टर्म इज रेस्पिरेशन। अब देखिए, टेक्निकली आपके चैप्टर में ये नाम दिख ही नहीं रहा है, और जबकि मैंने दूसरा नाम लिया दैट्स अ रेस्पिरेशन। और हम इसे हिंदी में अगर कहें तो हिंदी में इसे कहते हैं श्वसन। तो पहले तो यही जान लीजिए कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है या फिर दोनों एक ही चीज़ें हैं, खाली अलग अलग समय पे हम अलग अलग नाम देते हैं। तो यही जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये रेस्पिरेशन है क्या, और रेस्पिरेशन के साथ हम ये भी समझेंगे कि यस उसका ब्रीदिंग के साथ रिश्ता क्या है। तो हम आपको ब्रीदिंग हेडिंग ज़रूर डाल रहे हैं, लेकिन पहले हम आपको बेसिकली समझाना चाहेंगे रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन क्या है। जब आप ये समझ पाएंगे तब कोरिलेट कर पाएंगे कि ब्रीदिंग का श्वसन से रिश्ता क्या है। अब जब भी हमने कई बार इंटरेक्ट किया है बच्चों के साथ, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, दोनों को घालमेल किए बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि रेस्पिरेशन ही ब्रीदिंग है, और जब डेफिनेशन पूछो तो कहते हैं भाई ऑक्सीजन का लेना और CO2 का निकालना। निहायत गलत डेफिनेशन है। ऐसा कतई नहीं होता है कि आप क्या कोई छन्नी लेकर बैठे हो कि हे हवा, उसकी ऑक्सीजन तो मेरे अंदर आ जा। इज इट पॉसिबल? शायद नहीं। क्या ऐसा संभव है कि हम ऑक्सीजन ही सिर्फ लें? अरे उससे ज्यादा तो आपके पास नाइट्रोजन है एयर में, तो नाइट्रोजन क्यों नहीं लेते हो? तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ऑक्सीजन का लेना और CO2 का निकालना ये सर ब्रीदिंग या श्वसन कहलाता है, ये कुछ नहीं है। तो कोशिश करते हैं इसको समझने की कि सर इसमें आखिर पेंच क्या है। एक्चुअली जो रेस्पिरेशन है, इसको अगर शाब्दिक डेफिनेशन दी जाए तो हम लोग इसे कहते हैं कि रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कंबस्टन, इज ए कंबस्टन ऑफ फूड। बस जी इतनी सी डेफिनेशन है, और कभी हम इस डेफिनेशन को ध्यान से समझना ही नहीं चाहते। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हमने खाना खाया है, जो हमने खाना पचाया है, जो हमने एब्जॉर्ब किया है, उस खाने को हम अपनी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं और उन कोशिकाओं में ले जा करके उस फूड का कंबस्टन करते हैं। अब कंबस्टन को हिंदी में अगर हम कहते हैं तो इसे कहते हैं जारण। अब और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कहो कि भाई खाने को कूट कूट के तोड़ते हैं, क्योंकि थोड़ा को लेट करिए कि भाई सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इस धरती पर जो भी ऊर्जा है वो सब आई सनलाइट से है। तो उसी सनलाइट को ग्रैस्प करता है हमारा प्लांट, और उस ऊर्जा का संचय करता है, स्टोर करता है अपने सब्जी के फॉर्म में, फल के फॉर्म में, जिसे आप लेते हो। भाई हम कहते हैं हमने गेहूं की रोटी खाई तो हमको ऊर्जा मिली, तो इसका मतलब गेहूं की रोटी में ऊर्जा तो रही होगी ना, क्योंकि आप तो एनर्जी बना ही नहीं सकते हो। उस गेहूं की रोटी में जो गेहूं का दाना था उसमें ऊर्जा आई कहां से? तो वो सनलाइट से आई ना। कोई सब्जी आपने खाई तो जो भी लाइट से एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, उसी एनर्जी को उसने स्टोर कर रखा है। तो जब हमने वो खाना खाना शुरू किया, अंदर पहुंचाया, तो जो स्टोर्ड एनर्जी है, उस स्टोर्ड एनर्जी जो फूड के अंदर है सर, उसको हम निचोड़ते हैं। सर यही है रेस्पिरेशन। तो हमारे ख्याल से ये शब्द आपको क्लियर रहना चाहिए कि जब भी आप रेस्पिरेशन शब्द का प्रयोग करेंगे तो टर्म रेस्पिरेशन शोज द कंबस्टन ऑफ द फूड। अब लोग कहते हैं यार कंबस्टन थोड़ा टेक्निकली केमिस्ट्री का शब्द है, कुछ ऐसा बताओ कि लगे
कि हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो सर दूसरा शब्द हम बोल दें इट्स एन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये भी सही है, लेकिन हम अब भी कह रहे हैं कि सर अगर अच्छा शब्द देखा जाए तो हमारा कंबस्टन ही है। ऑक्सीडेशन आपकी चॉइस है, इसलिए हमने कह दिया। तो अब भी मैं एक ही लाइन पर रुका हुआ कि सर व्हाट इज द रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन द कंबस्टन ऑफ फूड एंड पर्पसेस, एंड द पर्पस इज प्रोड्यूस द एनर्जी। हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ऊर्जा प्राप्त करना है कि हम इससे एनर्जी प्राप्त करें। अब बात आई कि सर ये करते कैसे हैं? भाई रेस्पिरेशन की बात, ब्रीदिंग तो कहीं आई नहीं। अब होता क्या है कि जैसे कोई भी फूड हो, आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, कुछ भी जिनसे ऊर्जा मिल सकती है, उसके अंदर एनर्जी है। तो जब आप कंबस्टन करते हैं इससे, तभी आपको एनर्जी मिलती है। तो अब इस प्रक्रिया में जरा दो बातें आपको समझनी है। अगर आपने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया तो इस प्रकार के रेस्पिरेशन को हम एरोबिक कहते हैं, और अगर आपने बिना ऑक्सीजन के कर दिया, यानी ये भी कमाल आप कर सकते हैं। ऐसा इसलिए तो मैं ऑक्सीडेशन प्रेफर नहीं कर रहा था, मैं चाहता था कंबस्टन शब्द को जाने कि अगर आप ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं तो टर्म इज एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर आप बिना ऑक्सीजन के ये कमाल कर जाते हो एंड दैट इज एन एरोबिक। अब आप करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन नेचर में कोई तो करता है। तो हमारी दो लाइनें पूरी हुई कि रेस्पिरेशन है क्या? तो रेस्पिरेशन इज द कंबस्टन ऑफ फूड। अब अगर इस कंबस्टन की प्रक्रिया में, खाने के कंबस्टन की प्रक्रिया में हमने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, तो इस प्रक्रिया को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर हमने बिना ऑक्सीजन के ये कमाल कर दिया तो इसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इसमें बात आई कि सर हमारे शरीर की कोशिकाएं जो होती हैं वो ज़्यादातर एरोबिक रेस्पिरेशन भी ही करती हैं, एनारोबिक भी करेंगी, अभी आके समझाएंगे। अब चूंकि आपको करना क्या है कि आपको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब ऑक्सीजन शरीर के अंदर कहाँ है? तो हमें पता क्या यार, बाहर तो बहुत ऑक्सीजन है, तो हम वही जो ऑक्सीजन वहाँ पर है उस ऑक्सीजन को अपनी कोशिकाओं तक ले जाएंगे। तो हम ऐसे थोड़ी कहेंगे हे ऑक्सीजन तू आ जा, नहीं भैया, आएगी नहीं आपके कहने से। आपके कहने से ऑक्सीजन नहीं आ जाएगी। तो हम कहते हैं भैया पूरी हवा अंदर आ जा। हमने ऐसे हवा ली अंदर, तो जब ऐसे हवा ली तो चल 20-21% ऑक्सीजन अंदर गई ना, तो हमने ऑक्सीजन पहुंचाई ना, और भी चीजें पहुंच गई, अभी नजरअंदाज करिए। यानी आपके पास जो ब्रीदिंग का फिनोमेना है दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर दिस पर्पस। तो अब आप कोरिलेट करिए कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को पूरा होने के लिए, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन को होने के लिए द ब्रीदिंग इज रिक्वायर्ड। श्वसन के पूरा होने के लिए सांस लेना जरूरी है, यानी श्वसन की प्रक्रिया के लिए सर ब्रीदिंग एक स्टेप है। तो यस, अब भी मैं सिर्फ दो ही लाइनें आपको बता पाया कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम फूड का कंबस्टन करते हैं, कंबस्टन करके हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। दूसरी बात जो हम बता रहे थे कि यहाँ पर ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और बिना ऑक्सीजन के ये आप काम कर सकें तो उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। बात आती है हम लोग के पास कि सर एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक, लेकिन मैं पहले आपको एनारोबिक की बात करूंगा। भी कम है ना आप में, तो यही बात समझ लें। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, यही नाम फर्मेंटेशन भी कहलाता है, लेकिन भैया आप में नहीं कहलाता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि सर अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि आपके अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन सर यही प्रक्रिया सेम अगर हमारे यहाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है, यानी माइक्रोब्स में होती है, तो इसी एनारोबिक को हम फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। कभी ईस्ट वगैरह पढ़ा हो, खमीर, तो आप ये शब्द जान पाएंगे। यानी स्टेप सेम है, बिना ऑक्सीजन के आप कंबस्टन करते हैं, लेकिन सर फर्मेंटेशन शब्द हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। यानी इसमें सबसे पहली बात जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि दैट इज अ विदाउट ऑक्सीजन।
विदाउट ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते हैं। ये तो पहली सी बात हुई। सर दूसरी बात आती है एग्जाम्पल को लेकर कि भाई क्या ऐसा संभव कहीं हुए, तो है ना, और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। वन इज द टेप वर्म एंड सेकेंड इज द राउंड वर्म। मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसका ताल्लुक आपके एग्जाम से है। टेप वर्म यानी टीनिया और राउंड वर्म यानी एस्केरस, इन दोनों के बारे में आप जरूर अवेयर होंगे। ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, हमारी आंत के अंदर पाया जाता है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट, सर जितने भी पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, जाहिर है किसी दूसरे लिविंग बॉडी के ऊपर से ही अपना नरिशमेंट पाते हैं, तो भोजन तो उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करना है, तो सर उनको मॉडिफिकेशन भी उसी हिसाब से करना होता है। अगर मैं आपके घर आके रहना शुरू करूं और आप ही के घर में खाना खाऊं और अपनी चलाऊं, तो कितने दिन चलेगा? तो जब मैं आपके घर आऊंगा और आपके यहाँ रहने लगूंगा, खाना खाने लगूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आदतों को आपके घर के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम तब्दील कर दें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा अनइजीनेस ना हो और हम कंफर्टेबल तरीके से रह लें। सर इसे कहते हैं हम लोग पैरासिटिक एडॉप्टेशन। सर इन लोगों ने क्या कर रखा है, सर हमारे इंटेस्टाइन में क्या है ना कि ऑक्सीजन तकरीबन नहीं है, बहुत कम है, या कह लीजिए एब्सेंट है। तो इन लोगों ने क्या किया, एक समझौता किया। इन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ सर जितनी भी ऑक्सीजन अवेलेबल है उस जगह पर इंटेस्टाइन में, तो कहते हैं भैया पहले उसे यूज कर लेते हैं। अब जितने भी 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 मॉलिक्यूल हैं, सर कुछ भी हो, तो सर आपने कह दिया ना कम है, तो ये इसको यूज तो कर लेते हैं। लेकिन जैसे ऑक्सीजन कम हो जाती, खत्म हो जाती है, तो ये मर नहीं जाते हैं। इन्होंने एक एडॉप्टेशन कर लिया है कि एनारोबिक कंडीशन में भी ये जिंदा रहते हैं। इसलिए सर इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, बहुत गौर से समझिएगा, एंड दिस शुड बी नोन एज एन फैकल्टेटिव एनारोब। ये फैकल्टेटिव एनारोब हैं, इनका विकल्प है एनारोब, ये है नहीं एनारोबिक। लेकिन बड़ी विचित्र बात देखिए, ये है एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन है ही नहीं और मेहमान बन के बैठे हुए हैं। तो इन्होंने एक प्रकार का एडॉप्टेशन कर लिया कि चल भैया जितनी ऑक्सीजन हो उतना दे दे, और जो नहीं है हम बिना ऑक्सीजन के काम कर लेंगे। ये तो वही बात हुई कि हम आपके घर आएं और कहें कि भाई हमें भोजन कराओ, तो आपने कहा सर भोजन तो हम करा देंगे, लेकिन हमारे पास बहुत ज़रा सी दाल बची है और एक चपाती बची है। तो हमने कहा कोई बात नहीं यार, वही दे दो, उतना खा लूंगा और फिर मैं रात पूरी काट दूंगा बिना खाना खाए। तो मेरी चॉइस तो है कि खाना मिले, लेकिन मैं चूंकि जहां रह रहा हूं वहां पे खाना हमको मिल नहीं रहा। तो एकदम वही स्थिति यहां भी है कि चाहते तो हैं ऑक्सीजन, लेकिन चूंकि जिस जगह ये अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं वहां ऑक्सीजन तकरीबन बहुत कम है, तो उस कम ऑक्सीजन के कारण ये फैकल्टेटिव एनारोब है। तो ये तो एक एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल लिया हमने। हम जरा दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आपकी जो इराइथ्रोसाइट्स हैं, यस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, इराइथ्रोसाइट्स। तो ये जो हमारी आरबीसीज होती हैं, ये इनके बारे में जान लीजिए, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, नो माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो दे कैन नॉट यूटिलाइज द ऑक्सीजन, तो दे हैव टू शो द ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन। इनको सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करना है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते ही नहीं है, क्योंकि इनके कोशिकाओं के अंदर कोई ऐसी मैकेनिज्म ही नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गेनेल ही नहीं है जिससे ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सके। यानी आरबीसी को हम उठा के ऑक्सीजन के कुएं में भी डाल दें तो ये ना, मैं तो कर ही नहीं सकता। तो जैसे मान लीजिए मेरे मुंह को ही सिल दिया गया और हमको खाना टाइम टेबल पे बैठा दीजिए कि तो खाओ सर, तो हम तो बिना खाना खा ही रहेंगे। सर दोनों में डिफरेंस है,
ये ऑक्सीजन चाहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उस जगह पर अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया एनारोब। ये बेचारे सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक कंडीशन ही कर सकते हैं, दे शो द एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसीलिए आरबीसी को कहा जाता है कि दैट शोज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब सवालों के झांसे में मत आइएगा। एक्चुअली क्या होता है, हमारे सवाल जो होते हैं कई बार बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं और कई बार सवाल का स्टैंडर्ड बहुत खराब होता है। यही एमसीक्यू की ब्यूटी है, क्योंकि लोगों को लगता है, जो लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं किए होते हैं उनको ऐसा लगता है उसमें क्या है, 4 हैं उसमें एक टिकी तो करना है। लेकिन सर वो 4 ऑप्शन कई बार बेहद क्लोज होते हैं, कई बार चारों गलत होते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो चारों सही नहीं होते और कई बार एक से ज्यादा सही होते हैं। तो एमसीक्यू का एक ही सिद्धांत है, चूज बेस्ट अमंग द 4। चारों गलत हैं तो जो सबसे कम गलत हो उसे चूज करिए, और चारों सही हैं तो जो सबसे ज्यादा सही हो उसे चूज करिए। मैं आपको एक क्वेश्चन शेयर करता हूं, थोड़ा देखिएगा। पूछा गया था एक बार सवाल में कि सर विच सेल नॉट रिस्पायर। अब अंदाजा लगाइए ये सेल कैसे बोल दी गई। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि सेल रिस्पायर ना करे, लेकिन फिर भी ये सवाल पूछा गया कि कौन सी ऐसी कोशिका है जो रिस्पिरेशन नहीं करती। और जानते हैं इसका आंसर क्या दिया गया? इसका आंसर दिया गया कि भैया आरबीसी एक सेल है जो रिस्पिरेशन नहीं करती। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि सिर्फ आप किताब अगर पढ़ोगे ना या क्वेश्चंस लगाओगे तब आप बहुत एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया, आंसर देख के रट मारा, बस उसे याद हो गया भैया आरबीसी रिस्पिरेशन नहीं करती। जबकि आप जानते हैं कि किसी भी सेल का किसी भी जगह लिविंग फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। तो रिस्पिरेशन इज नथिंग बट से मेटाबॉलिज्म ऑफ द फूड। हाँ, एक जगह और आते हैं, हमारी जो स्केलेटल मसल होती हैं उस जगह जरा समझिएगा। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के साथ एक बड़ी खूबी होती है। खूबी क्या है कि भैया जब तक ऑक्सीजन आप दोगे तब तक ये एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद ऐसा होता है हमारे शरीर में कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अभी बताता हूं मैं एग्जांपल। तब भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा नहीं कि तब एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, लेकिन उस समय ये लैक्टिक एसिड बनाने लगते हैं। मैं एग्जाम्पल पहले को रिलेट कर दूं। जैसे सपोज करिए अभी हमने आपको पढ़ा रहा हूं, और अभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, मैं तो सुबह से पढ़ा रहा हूं। जैसे सुबह मैंने 8 बजे से पढ़ाना शुरू किया सुबह सुबह, तो उसमें तो बढ़िया था, हमारी आदत है पढ़ाने की, तो घंटा 2 घंटा मैं आराम से पढ़ाता रहा। तो उस समय तक हमारी ब्रीदिंग बढ़िया हो रही थी, क्योंकि हमने आदत डाल रखी। लेकिन अगर हम लगातार यही प्रोसेस करते रहे, 8-10 बज गया, 12 बज गया, 2 बज गया, हम लगातार 5-6 घंटे हो गया और ऐसे ही पढ़ाते चले जा रहे हैं, तो हमारी अपनी स्टैमिना भी तो है, हमारा अपना अभ्यास भी तो है। हमने अभ्यास 5-6 घंटे का कर रखा है, और आज हमारे ग्रेविटी में कहा गया कि नहीं सर आपको सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाना है। तो भैया हम तो फंस गए, 2 बज गया। अब 2 बजे क्या होगा, हमारी आदत तो खत्म हो भाई, 5-6 घंटे की लिमिट थी वो पूरी हो गई। अब 2 बजे के बाद भी हमसे आप कह रहे हो नहीं सर आज शाम को 6 बजे तक पढ़ाना है, तो मरता क्या ना करता। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं करता हूं क्या, मैं लगातार पढ़ाता हूं। तो हमारी मसल्स ने कहा यार ये तो इज्जत की बात है, पढ़ाना तो है ही है। उसने कहा भाई एनर्जी प्रोवाइड करो तभी तो सर पढ़ा पाएंगे। तो उसमें चूंकि अब हमारी ब्रीदिंग हमारे साथ कोरिलेट नहीं है, क्योंकि हमने अभ्यास जो कर रखा, हर एथलीट का यही स्टेमिना होती है। जैसे आप किसी एथलीट को दौड़ने की शुरुआत करिए तो मुश्किल से 200 मीटर जाके दौड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसलिए उसका कोच उसे सिखाता है कि सर किस तरह से अपनी एक्सरसाइज के दौरान ब्रीदिंग को मेंटेन करना है, क्योंकि ब्रीदिंग मेंटेन्स योर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू योर बॉडी टिश्यूज। लेकिन उसकी भी अपनी एक लिमिट है, जितना अभ्यास वो कर ले। तो हमने 5-6 घंटे का अभ्यास किया था, आज हमको बैठा दिए गए शाम 6 बजे तक। तो सर हम एनर्जी ऐसा नहीं उतर जाएंगे स्टेज से, हम बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेंगे। लेकिन धीरे धीरे हमारे पास क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनने लगेगा।
तो मैंने आपको ये चीज बतानी चाहिए कि कोई भी स्केलेटल मसल शुरू में तो एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू करती है। जितनी आपकी स्टैमिना हो सकता है, मेरी 6 घंटे की स्टैमिना हो और आपकी सिर्फ 1.5 घंटे की हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो सर एक और खास बात है कि स्केलेटल मसल हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करती। ये कब करती हैं? दैट इज ड्यूरिंग वायलेंट एक्सरसाइज। जब आप काफी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वायलेंट का मतलब आप अदरवाइज मत लीजिएगा, हर व्यक्ति के लिए वायलेंट शब्द का मतलब अलग अलग होता है। मेरे लिए 6 घंटा है, किसी के लिए 16 घंटे हो सकते हैं और किसी के लिए आधे घंटे हो सकते हैं। एक और खास बात होती है, जब आपके पास मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जब लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, एंड दैट विल कॉज द फटीग। इसी से आपको थकान होती है और इसी वजह से आपको दर्द होता है। इसीलिए जब आप काम करना शुरू करते हैं तो शुरू में आपको ना तो थकान होती है ना दर्द होता है, लेकिन जैसे से थोड़ा काम करने लगते हैं आपके अंदर अपनी स्टैमिना के अनुसार कुछ समय के बाद आपके मसल्स में दर्द होना स्वाभाविक है। फिर मैं आपको आगे चल के मसल्स में बताऊंगा कि थकान दूर कैसे होती है, क्योंकि सर थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं तो थकान दूर हो जाती है। सर बातें बहुत कम हैं, लेकिन सर समझने के लिए मैं आपसे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कह रहा हूँ। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब बिना ऑक्सीजन यूटिलाइज किए आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। टेपवर्म, राउंडवर्म फैकल्टेटिव एनारोब हैं। हमारी थ्रोसाइट सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन ही कर सकती हैं और हमारी स्केलेटल मसल यूजुअली एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, लेकिन अगर थोड़े और समय तक ये काम करें, यानी ज़्यादा समय तक काम करें, तो उनको भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करना होता है। अब जरा दूसरा स्टेप समझिएगा, एंड दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी आउटलाइन समझ लें भाई। यहां पे आपसे कहा जाएगा कि दिस प्रोसेस यूटिलाइजेज ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यूज करता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं करते थे। जाहिर है इसमें एनर्जी भी ज्यादा मिलती है, ये आप पढ़ पाएंगे आगे। अब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल पर आप इसे देख लें कि जब भी आप एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो बेसिकली इसमें 3 स्टेप होते हैं। वन इज द ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड इज द क्रेब्स साइकिल, एंड थर्ड इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब कई जगह लिखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी लिखते हैं, तो इसलिए ईटीएस लिखा होगा या ईटीसी लिखा होगा। एक और चीज गौर करिएगा जरा इसी में, इसमें ये वाली जो प्रक्रिया है दिस वन, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। सेल में साइटोप्लाज्म है, और ये जो दोनों स्टेप हैं दिस वन, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे तो मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारी जो आरबीसीज हैं, उन आरबीसीज में चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो सर ये दोनों स्टेप नहीं हो सकते। एक बात और जो हम लोग यहाँ पे बड़ा जोर दे रहे हैं कि भैया ये हमारे यहाँ ऑक्सीजन यूज करता है, इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन सिर्फ इसी जगह हो पाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो सकता है, सर यहाँ नहीं हो सकता। इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा स्टेप होने वाला है जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन है। बहुत मशहूर सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक। भाई यहां तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है ना, बिना ऑक्सीजन यूज किए आप ये काम कर सकते हैं। तो सर ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर आप ग्लाइकोलिसिस से नाम दीजिए, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि सर यहीं तक अगर आपका स्टेप पूरा हुआ, जहां ग्लूकोज से आप 2 पायरुविक एसिड बनाते हो, वहीं तक अगर आप रुके हुए हैं, तो सर जाहिर जानिए आप बता नहीं पाओगे एरोबिक है या एनारोबिक है। क्योंकि जो एरोबिक प्रोसेस है आगे प्रोसीड करेगा तब आप बता पाओगे, वहीं रुका रह गया एनारोबिक। तो सर हमारी जितनी भी बॉडी सेल्स होती हैं, अब आप वो हटा दीजिए जो आपने पढ़ ली, ऑल बॉडी सेल्स शोज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो सर ये आपके रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें हम आपको बता पाए कि सर रेस्पिरेशन है क्या, ब्रीदिंग के साथ इसका रिश्ता क्या है, और रेस्पिरेशन 2 प्रकार का बोला हमने, एरोबिक और एनारोबिक, दोनों में डिफरेंस बताया विद एग्जांपल।
यस